दहकते अंगारों पर लगा रहा है दौड़। कोई सड़क पर मौत को दे रहा है दावत। कहीं समंदर में आफत में है जान, तो कोई बारूद से खेल रहा है होली। ये दिन भर की हैरत अंगेज तस्वीरों की झलकियां हैं। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। देश और दुनिया की ये तस्वीरें पूरे दिन सुर्खियों में रही और सोशल मीडिया पर भी ये छाई रही। ये हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की हैं और इसका सबसे हैरत अंगेज पहलू ये है कि गोली बंदूक से ये लोग होली मना रहे हैं। ये अद्भुत होली उदयपुर में मेनारिया समाज के लोग मनाते हैं, जो होली के अगले दिन अपने गांव में एक जगह जमा होते हैं और फिर पूरा आसमान फायरिंग की आवाज से गूंज उठता है। इस दौरान ना सिर्फ फायरिंग की जाती है बल्कि ये लोग छोटे छोटे धमाके भी करते हैं। कहने को तो ये होली मना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा दिवाली जैसा हो जाता है। मेनारिया समाज पिछले 400 साल से इस तरह की होली मनाता आ रहा है। माना जाता है कि इस समाज के पूर्वजों ने इसी दिन मुगलों की सेना से मेवाड़ की रक्षा की थी और उसी की याद में लोग पूरी रात गोले बारूद का धमाका करते हैं। ये तस्वीरें हैं हुगली नदी की, जहां एक जहाज दूसरे जहाज से टकरा गया, जिससे एक जहाज डूबने लगा। हुगली में डूब रहा ये जहाज कोलकाता से हल्दिया जा रहा था। दक्षिण 24 परगना के पास इस जहाज को दूसरे जहाज ने टक्कर मारी, जिससे ये पूरी तरह टूट गया और पानी में डूबने लगा। MD सनी वन नाम के इस जहाज को पानी में डूबने से बचाने के लिए काफी कोशिशें की गई। एक रस्सी की मदद से जहाज को नदी किनारे एक मजबूत पेड़ से बांधा गया, लेकिन जहाज का वजन इतना ज्यादा था कि पेड़ उखड़ गया। इसके बाद जहाज 5 सेकंड में ही पानी में समा गया। गनीमत यह रही कि जहाज के डूबने से पहले इसमें सवार सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया था। इस जहाज को टक्कर मारने वाले जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसीलिए वो मौके से फरार हो गए। जहाज में साइड में बाहर हो गए। আরেকটা জাহাজ বার হয়ে গেছে। এটা কি লোকের চোটচাট হয়েছে? না চোটচাট একজনের হয়ে যায়, একজনের একটু ইনজুরি হয়েছে। सड़क पर मौत को दावत देते ये लोग शायद जिंदगी की कीमत नहीं समझते थे। राजकोट में इन युवकों ने सड़क पर ही स्टंट करना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज करके इन्होंने उस पर करतब करने शुरू कर दिए, लेकिन इन्हें शायद मालूम नहीं था कि इसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ सकती है। स्टंट करते हुए इन्होंने एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की और बाइक डिवाइडर से टकरा गई। पहले स्टंटबाज ने जैसे ही संतुलन खोया, उसके साथ चल रहा दूसरा मोटरसाइकिल सवार भी डिवाइडर से टकरा गया और दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मीन गांव की हैं, जहां आज भी लोग अंधविश्वास के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। दहकते शोलों के बीच नंगे पैर भागते ये लोग मन्नत पूरी होने पर अपने देवता को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन ये तरीका उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। मीन गांव में भगवान महादेव का एक मंदिर है, जहां पूरे साल लोग मन्नत मांगने आते हैं। होली के मौके पर मंदिर के बाहर 11 फीट का गड्ढा बनाया जाता है, जिसमें आग जलाई जाती है। इसके बाद पूरे साल में जिस किसी की भी मन्नत पूरी हुई होती है, वो इन अंगारों को दौड़ते हुए पार करता है। यहाँ पर कितने श्रद्धालु
श्रद्धा के साथ में छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर धधकते अंगारों में जब हम लोग घी डालते हैं तो काफ़ी आँच निकलते हुए उसमें निकलते हैं लोग। यही विश्वास है और यही श्रद्धा है और सबकी मनोकामना यहाँ पे पूरी भी होती है। दावा ये किया जाता है कि इस आग से आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सच्चाई यही है कि ये एक अंधविश्वास है और कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। हम तो पूछेंगे में सबसे पहले आपको आज दिखाते हैं दिन भर की हैरत अंगेज तस्वीरों का एक्शन। ये वो तस्वीरें हैं जो पूरे दिन सोशल मीडिया पर भी छाई रही, जिसमें कर्नाटक के जंगलों से एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसमें इंसान जानवरों से भी बदतर बन गया है, जबकि अमेरिका से एक बदमाश का पीछा करती पुलिस की जाबाजी और सूझबूझ का ऐसा हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। जंगल में इंसान बना जानवर, सड़क पर चोर और पुलिस की भागम भाग, और सड़क पर सरेआम चोर की पिटाई। दिन भर की हैरत अंगेज तस्वीरों में अब हम आपको दिखाएंगे सबसे दर्दनाक तस्वीर, जिसमें एक हाथी के सामने इंसान खुद जानवर बना। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर कर्नाटक के किसी जंगल की है, जिसमें एक हाथी के साथ कुछ लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। हाथी कटीले तारों के पीछे है और हाथी गाड़ी में सवार लोगों का पीछा कर रहा है। जब हाथी गाड़ी के काफी करीब पहुंच जाता है तो गाड़ी में मौजूद एक शख्स हाथी पर फायर कर देता है। इसके बाद जख्मी हाथी जंगल की ओर भागने लगता है और एक गड्ढे में फंसकर गिर जाता है, जबकि गाड़ी में सवार लोग भाग जाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह हुड्डा ने पोस्ट किया है और उन्होंने कर्नाटक के वन विभाग से हाथी को परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक बदमाश का पीछा कर रही पुलिस का ये वीडियो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना का है। पुलिस बार बार इस बदमाश को हथियार फेंकने के लिए कह रही है, लेकिन बदमाश भागता जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने उसके पैर पर गोली मार दी, जिसके बाद बदमाश जमीन पर गिर गया। बदमाश के जमीन पर गिरने के बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया और फिर हथकड़ी पहना दी। ये बदमाश एक स्थानीय क्लब में लोगों को बंदूक की नोक पर धमका रहा था। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, बदमाश भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लपटों से घिरी बस की ये तस्वीरें पुणे नासिक हाईवे की है, जिसमें अचानक आग लग गई। यह आग शिरडी के पास लगी। आग लगने की वारदात सुबह 8 बजे की है, इसलिए मौके पर मौजूद लोगों की मदद से बस में सवार सभी लोगों को वक्त रहते निकाल लिया गया, जिससे किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। बस में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को भी दी गई, लेकिन जब तक दमकल विभाग की गाड़ी पहुंचती, बस का एक बड़ा हिस्सा जल चुका था। हवा में फायरिंग करने का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के शामली जिले का है, जहां एक युवक ने अपनी धमक जमाने के लिए अवैध हथियारों से फायरिंग की और उसका वीडियो बनाकर खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद खबर पुलिस को मिली। उसने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके युवक की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने युवक की पहचान कर ली है, लेकिन पुलिस के डर से वो फिलहाल फरार चल रहा है। जो युवक इस वीडियो में नजर आ रहा है, उसकी पहचान कर ली गई है और यह वीडियो ग्राम असरपुर का, जो थाना झिंझाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां का बताया जा रहा है तथा ये युवक एमटेक का छात्र बताया जा रहा है। उक्त युवक के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा इसमें की जा रही है। शामली में इससे पहले भी कुछ युवा अवैध हथियारों से फायरिंग कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर चुके हैं। सड़क पर सरेआम पिटाई की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा की है, जहां एक साइकिल चोर को लोगों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उसकी पिटाई कर दी। साइकिल चोर के पकड़े जाने की खबर जैसे जैसे आसपास पहुंची, वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सबने साइकिल चोर की जमकर पिटाई। एक शख्स को बुरी तरह पिटता देख भीड़ में मौजूद एक युवक ने बीच बचाव की भी कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे साइकिल चोर का साथी समझ लिया और उसे भी बुरी तरह पीट दिया।
बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और उसने साइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया। आज इसको एपिडेमिक डिक्लेयर किया जा रहा है दिल्ली के अंदर कोरोना को। दिल्ली दंगों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसके पीछे साजिश के गहरे राज खुलते जा रहे हैं। अब तक जांच में पता लगा है कि दंगों को भड़काने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने फंड मुहैया कराया, लेकिन अब एक नया खुलासा ये हुआ कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिज सईद का भी दिल्ली दंगों के साथ बड़ा कनेक्शन है। दिल्ली पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक हाफिज के संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक मास्टरमाइंड से भी दिल्ली दंगों के तार जुड़े हैं। एक कपल को डिटेन किया, फिर जिसको सब्सिक्वेंटली अरेस्ट किया गया है। दिल्ली दंगे का हाफिज कनेक्शन। दिल्ली में हिंसा के पीछे पाकिस्तानी आतंकी का हाथ। दिल्ली हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसके पीछे गहरी साजिश की परतें भी खुल रही हैं। जांच में सामने आया है कि दिल्ली दंगों के तार पाकिस्तान की पनाह में पल रहे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद से भी जुड़े हैं। दिल्ली दंगों की इस कहानी को समझने के लिए आपको 4 दिन पीछे चलना होगा। 8 मार्च को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जामिया नगर इलाके के ओखला विहार से ISIS से जुड़े होने के आरोप में एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया। जहांजेब समी और हिना बशीर बेग को दिल्ली की एक अदालत ने 17 मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। ओखला से गिरफ्तार किए गए पति पत्नी जहांजेब समी और हिना बशीर बेग के घर से ISIS का साहित्य मिला। दिल्ली पुलिस ने एक लैपटॉप, एक हार्ड डिस्क और कुछ भड़काऊ सामग्री जब्त की। जांच में पता चला कि पति पत्नी ने सोशल मीडिया वेबसाइटों फेसबुक, थ्रेमा, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कई फर्जी अकाउंट बना रखे हैं। इन अकाउंट के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली दंगों पर संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए गिरफ्तार किए गए ISIS खुरासान मॉड्यूल के इन लोगों का जिक्र किया। IS से जुड़े हुए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी है, एक को हिरासत में लिया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश से आए हुए फुटेजों को गलत तरीके से लोगों के बीच में ले जाते थे, और दंगों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण मामले हैं, उसको एक वरिष्ठ अधिकारियों की और टीम बनाकर मान्यवर हम जांच कर रहे हैं। 8 मार्च को गिरफ्तार किए गए जहांजेब समी और हिना बशीर बेग के मोबाइल फोन की जांच की गई तो 12 मार्च को स्पेशल सेल को एक अहम खुलासा हुआ। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक दोनों के मोबाइल फोन से हुजैफा नाम के उस शख्स की तस्वीर और तमाम ऐसी जानकारी हाथ लगी जो हुजैफा सीधे तौर पर हाफिज सईद के लिए काम करता था। ये आमिर सुल्तान उर्फ हुजैफा अल पाकिस्तानी है। ये इसकी इकलौती तस्वीर है जिसे ISIS ने उसकी मौत के बाद जारी किया था। गिरफ्तार किए गए पति पत्नी के मोबाइल फोन से आमिर सुल्तान उर्फ हुजैफा अल पाकिस्तानी का पूरा प्रोफाइल मिला है। ये तस्वीर जहांजेब समी के मोबाइल से मिली है। जहांजेब के फोन में मिले प्रोफाइल के मुताबिक आमिर सुल्तान पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला था। आमिर सुल्तान बहुत पहले से ही हाफिज के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ गया था। आमिर लश्कर के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए ब्रेन वॉश करता था। जहांजेब समी और उसकी पत्नी हिना सोशल मीडिया के जरिए ही आमिर से जुड़े और पति पत्नी लंबे समय तक आमिर सुल्तान के संपर्क में भी रहे। दिल्ली में छिपे बैठे ये दोनों पति पत्नी अब उसके प्रोफाइल और प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे और दिल्ली में आत्मघाती हमलों की साजिश रच रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह संसद में देश को भरोसा दिला चुके हैं कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा।
मैं दिल्ली के हरेक दंगे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को दुख तो व्यक्त करता हूं, मगर उनको आश्वस्त भी करता हूं कि आपके परिवारजनों की जिन्होंने जान ली है वो कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई बख्शा नहीं। 12 मार्च को दिल्ली पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सलमान उर्फ मोमीन है। उसे दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके से गिरफ्तार किया गया। वीडियो के आधार पर अंकित शर्मा के हत्या आरोपी की शिनाख्त की गई। पूछताछ में पता चला कि अंकित को चाकू से गोदा गया था। पुलिस को शक है कि ताहिर हुसैन के घर में अंकित की हत्या की गई। आरोपी ने कुछ और नाम भी पुलिस को बताए हैं। दिल्ली पुलिस आरोपियों को तभी गिरफ्तार कर रही है जब उनकी पहचान पुख्ता कर ली जाती है। दिल्ली पुलिस की एसआईटी की टीम हिंसा से जुड़े वीडियो की जांच फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए कर रही है। साथ ही साथ आरोपियों के बारे में लोकल से भी इनपुट इकट्ठा कर रही है। सॉफ्टवेयर के जरिए वीडियो में दिख रहे आरोपियों के चेहरे का मिलान करने के बाद जब पूरी तरीके से पुलिस संतुष्ट हो जाती है तभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की एसआईटी को 3 और केस की जांच में बड़ी कामयाबी मिली है। सबसे पहला केस हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या का है। इस मामले में एसआईटी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पहला आरोपी है सलीम मल्लिक उर्फ मुन्ना। ये चांदबाग इलाके का रहने वाला है। दूसरा आरोपी है मोहम्मद जलालुद्दीन उर्फ गुड्डू भाई। ये भी चांदबाग इलाके का ही रहने वाला है। आरोपी नंबर 3 है मोहम्मद अयूब। ये भी चांदबाग इलाके का रहने वाला है। आरोपी नंबर 4 है मोहम्मद यूनुस। यूनुस भी चांदबाग का ही रहने वाला है। आरोपी नंबर 5 है आरिफ, जो चांदबाग इलाके का ही रहने वाला है। छठा आरोपी है मोहम्मद दानिश। ये शख्स गाजियाबाद के लोनी इलाके का रहने वाला है। और 7वां आरोपी है मोहम्मद सलीम खान। सलीम भी ज्यादातर आरोपियों की ही तरह चांदबाग का रहने वाला है। हिंसा के बाद गोकुलपुरी इलाके के नाले से 4 डेड बॉडी पुलिस ने बरामद की थी। इसमें पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अकबरी बेगम हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि अभी इन मामलों में और भी गिरफ्तारियां होंगी। 3 केसेस एक है, जिसमें एक नाले में 4 डेड बॉडीज मिली थी। एक इनका मिसेज अकबरी बेगम का केस है और एक जो हमारा हेड कांस्टेबल रतनलाल है, इसकी जो शहादत है, इसमें हमने जो प्रोग्रेस की है और जो अरेस्ट किया है वो आपके साथ अभी इसमें शेयर करूंगा। दिल्ली पुलिस हिंसा भड़काने वालों की पहचान में जुटी है और उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो पर्दे के पीछे बैठकर हिंसा भड़काने की साजिश में शामिल थे। देश की संसद में दिल्ली के दंगों पर बहस छिड़ी है। दंगों की जांच पर सियासी विवाद भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस ने जैसा बताया उसके हिसाब से साइंटिफिक तरीके से आरोपियों की पहचान करके ही उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये वो आरोपी हैं जो दंगे की वीडियो में नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी निशानदेही पर ही दिल्ली पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो पीएफआई से जुड़े हैं। फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सारे फेस को पहचानने की प्रक्रिया चालू है। ये सॉफ्टवेयर है, वो धर्म नहीं देखता। मैं फिर दिल्ली वासियों का दिल्ली पुलिस की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा। 712 एफआईआर रजिस्टर कर चुके हैं और भी करेंगे। देश की संसद में दिल्ली के दंगों का शोर है। गृह मंत्री ने देश को भरोसा दिया है कि हिंसा के एक आरोपी का हिसाब कानून के मुताबिक किया जाएगा। मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे न धर्म देखा जाएगा, न जात पात और न ही किसी का दल। जैसा कि गृह मंत्री ने भरोसा दिया था, वैसा ही दिल्ली पुलिस कर भी रही है। दंगाइयों की चुन चुनकर धरपकड़ शुरू कर दी गई। नाले में 4 डेड बॉडीज मिली थी कि जो दिल्ली पुलिस है तमाम एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। स्पेशल सेल इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। दिल्ली पुलिस उन आरोपियों की धरपकड़ को तेज कर रही है जो कैमरे पर दंगा भड़काते, पथराव करते और आगजनी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है जिन पर पर्दे के पीछे से हिंसा भड़काने का आरोप है।
ये है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दिल्ली प्रदेश मुखिया परवेज अहमद। दिल्ली पुलिस ने परवेज को फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के दिल्ली स्टेट हेड परवेज अहमद को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस उसे लेकर आई है स्पेशल सेल और उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को यह शक था कि पीएफआई को फंडिंग जो हो रही थी उस फंडिंग का इस्तेमाल दिल्ली हिंसा में किया जा रहा था। और दिल्ली पुलिस पीएफआई के सदस्यों पर शिकंजा कस रही है। पीएफआई का नाम नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भड़काने से जुड़ रहा है। परवेज के साथ साथ उसके साथी इलियास को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परवेज अहमद और इलियास पर दंगा भड़काने के लिए फंड देने का आरोप है। परवेज और इलियास से दंगाइयों को फंड देने के मामले में पूछताछ की जा रही है। पीएफआई पर सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को फंड देने का आरोप है। इलियास एक ऐसा युवक है जो पीएफआई के लिए मेंबर था और उसको लेकर ये फंडिंग यहाँ पर की जा रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि अब तक पीएफआई में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शिकंजा कस दिया है और इसको लेकर पीएफआई में अब लगातार गिरफ्तारियां होने लगी है। पीएफआई के जरिए दंगा भड़काने और नागरिकता कानून विरोधी धरनों को फंड पहुंचाने के मामले में दिल्ली पुलिस बड़े पैमाने पर जांच कर रही है। दंगा भड़काने के आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता रहे ताहिर हुसैन पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक अलग केस दर्ज किया है। ताहिर हुसैन पर दंगाइयों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा पहुंचाने का आरोप है। ताहिर पर चांदबाग के धरने में भी पैसा पहुंचाने का आरोप है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर ताहिर से पूछताछ शुरू कर दी है। इधर दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है और उधर विपक्ष ने जांच को सवालों के घेरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ताहिर हुसैन के बचाव में उतर आए। आम आदमी पार्टी के और नेताओं ने भी जांच पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पीएफआई उसके अंदर जुड़ा हो, उसके अंदर कोई जाति का व्यक्ति जुड़ा हो, कोई धर्म का व्यक्ति जुड़ा हो, किसी संगठन का व्यक्ति जुड़ा हो, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए और उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ये दिल्ली दंगे समय से ना रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। 11 मार्च को दिल्ली दंगों पर देश की संसद में बहस हुई तो 12 मार्च को राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली दंगों की जांच ईमानदारी से नहीं कराई जा रही है। मेरे पास ऐसे एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल हैं जहां लोग एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, उनको मालूम है कि किसने दंगा किया, उनको मालूम है किसने फसाद किया, उसकी एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। आप प्लीज मत होने दीजिए ये। हम 15 करोड़ हैं। देश के गृह मंत्री ने लोकसभा में इस बात का भरोसा दिया कि दिल्ली दंगों की निष्पक्ष जांच हो रही है और राज्यसभा में भी यही बात दोहराई। दंगों के करने वाले, दंगों के लिए जिम्मेदार लोग और दंगों के लिए षड्यंत्र करने वाले लोग, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनको बख्शा नहीं जाए। दंगा करने वालों के जहन में ये जो कानून की प्रक्रिया है, जो कानून है, हमारा संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, इसका एक भय उनके जहन में बना रहे और करने वालों को, कराने वालों को, दोनों को एक लंबे समय तक इस दंगों के परिणामों की याद दिलाता रहे। ये तो तय है कि दिल्ली में दंगे भड़के नहीं बल्कि साजिश के तहत भड़काए गए। अब दंगों की जांच पर सियासी लोग अपने नफे नुकसान के हिसाब से सियासत भड़का रहे हैं। बहरहाल इतना तो साफ हो चुका है कि दिल्ली दंगों के तार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों तक जुड़े हुए हैं। और अब बात कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस ने अब भारत के 12 राज्यों में अपने पैर पसार लिए हैं। राजधानी दिल्ली और हरियाणा में कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है। कोरोना को हराने के लिए दिल्ली में सभी सिनेमा हॉल एहतियात के तौर पर 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। दूसरी ओर पूरे देश में अब तक कोरोना के 73 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने सभी अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाने शुरू कर दिए। किलर कोरोना ने भारत में भी पैर फैलाए। देश के 12 राज्यों में कोरोना के मरीज। दिल्ली और हरियाणा में कोरोना महामारी घोषित। दिल्ली में 31 मार्च तक सिनेमा हॉल पर ताला।
कोरोना अब भारत में भी तेजी से अपने पैर फैला रहा है। हालांकि भारत सरकार इससे मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है, इसलिए वायरस के बेकाबू होने से पहले ही सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक देश के 12 राज्यों में कोरोना पीड़ित मिल चुके हैं। दिल्ली और हरियाणा में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। WHO पहले ही कोरोना को महामारी घोषित कर चुका है। इधर दिल्ली में सभी सिनेमा हॉल को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। राजधानी के जिन स्कूलों में परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, उन्हें भी बंद कर दिया गया है। अब दिल्ली के सभी सार्वजनिक स्थान रोज संक्रमण मुक्त किए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली में अस्पतालों में अलग से सुविधाएं तैयार की जा रही हैं और कई जगह पर स्पेशल अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। सभी सिनेमा हॉल्स 31 मार्च तक के लिए बंद किए जा रहे हैं। सभी स्कूल्स और कॉलेजेस जहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं है, जो एग्ज़ाम्स हैं बस वो चलते रहेंगे। बाकी सभी स्कूल्स और कॉलेजेस 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जो क्वारंटाइन करने के लिए सफिशेंट बेड्स हम लोगों के पास हैं, मतलब अगर किसी को आइसोलेशन में रखना है, क्वारंटाइन करना है, तो उसके लिए सफिशेंट बेड्स का इंतजाम किया गया है। कोरोना को पहले WHO ने महामारी घोषित किया, फिर दिल्ली सरकार ने भी इसे महामारी की कैटेगरी में डाल दिया है। इसके बाद अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कोरोना पीड़ित को स्वास्थ्य बीमा के तहत इलाज के लिए मिलने वाली रकम मिलेगी या नहीं, क्योंकि ज्यादातर स्वास्थ्य बीमा के नियमों में लिखा होता है कि कोई भी बीमारी महामारी घोषित होने पर बीमा की रकम नहीं दी जाएगी। बीमारी जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन या भारत सरकार महामारी में घोषित करती है, वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। बीमा कंपनियां IRDAI के नियमों के मुताबिक चलती हैं और फिलहाल जो नियम हैं, उनके मुताबिक किसी भी बीमारी के महामारी घोषित होने के बाद बीमारी के इलाज के लिए बीमा कंपनी खर्च नहीं देगी। हालांकि इंश्योरेंस के जानकारों का मानना है कि हर किसी को अपनी अपनी बीमा कंपनी के नियमों को बारीकी से पढ़ना चाहिए। जनरली तो संभावना ये है कि शायद अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको कवर मिलेगा, एक संभावना है। बट आपको स्पेसिफिक आपकी पॉलिसी के अंदर देखना होगा कि गाइडलाइंस आपकी क्या कहती हैं, वो आपको इस चीज़ का जवाब बेहतर दे सकती है। फिलहाल कोरोना से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए सरकार ने ही अपनी तरफ से जरूरी इंतजामात कर दिए हैं, लेकिन भविष्य में अगर किसी शख्स को बीमा कंपनी से इलाज के लिए रकम की जरूरत हो तो क्या उसे मिलेगी या नहीं, इस बारे में जानकारों का मानना है कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कोरोना कितना भयावह रूप दिखाता है। अब आज की तारीख में जब अनसर्टेनिटी होती है तो लोग कवर लेते हैं, अनसर्टेनिटी में कवर लेते हैं। तो मेरी तो सलाह ये है कि कंपनियों को जो है कवर देना चाहिए इसमें। अब ये कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का प्रीमियम रखा जाता है, किस तरह का रिस्क कवर कंपनियां देखती हैं। जाहिर सी बात है, लोग तो आज की तारीख में क्योंकि घबराहट है, इस तरह का कवर चाहेंगे। कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। यही वजह है कि भूटान, मालदीव, इटली और ईरान ने भारत सरकार से मदद मांगी है। इन देशों ने कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार से मदद का अनुरोध किया है, जबकि सरकार ने ईरान में कोरोना का परीक्षण सेंटर लगा दिया है और इटली में भी भारत सरकार जल्द ही टेस्ट सेंटर खोलने जा रही है। We have received requests from Bhutan, for example. We have received requests from Maldives, Iran, Italy, China. I mentioned it has already been dispatched. These are under different stages of process. देश में भी कोरोना को लेकर युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और एहतियात के तौर पर जिन देशों में संक्रमण फैल चुका है, वहां से लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। यही नहीं, दिल्ली में होटलों में बाहर से आने वालों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। ये जो सीजन है इस वक्त का, ये 100% ऑक्यूपेंसी वाला है, लेकिन आज स्थिति ये है कि किसी भी होटल में 10 से 20% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी किसी भी होटल में नहीं है। और अब तो कल सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि 15 अप्रैल तक कोई फॉरेनर इंडिया में अलाउड नहीं करेंगे, जिनकी वीज़े थे सब कैंसिल कर दिए। भारत में कोरोना वायरस मामलों की संख्या बढ़कर 73 तक पहुंच गई है, जिसमें सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आए हैं। केरल में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 17 पहुंच गई है, तो वहीं हरियाणा में 14 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 11 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली में 6 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में 4, राजस्थान और लद्दाख में 3, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और जम्मू कश्मीर में अब तक 1-1 मामले सामने आए हैं।
अब तक सामने आए कुल 73 मामलों में 56 मामले भारतीय नागरिक के सामने आए हैं, वहीं 17 मामले विदेशी नागरिकों के देखे गए। कोरोना की वजह से आईपीएल समेत सभी बड़े आयोजन भी कैंसिल करने की चर्चा तेज हो गई है। खेल मंत्रालय ने इस मामले में सभी खेल संघों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश मानने के लिए कहा है। The international tournaments which were to happen have been temporarily suspended, and we have also advised the sports federations and other tournament organizers to avoid large gatherings and follow the guidelines issued by the health ministry. कोरोना की वजह से जहां लोगों की जान जा रही है, वहीं इसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है। दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है और बाजारों में तेजी से मांग की कमी हो रही है। और अब बात दक्षिण चीन सागर की, जहां जंग का नगाड़ा बजने लगा है। सबको पता है कि चीन की बुरी नजर दक्षिण चीन सागर पर पड़ चुकी है। वो इस इलाके पर अपना अधिकार जताने के साथ साथ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन अब अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को चुनौती देने की ठान ली है। 10 मार्च को अमेरिका एक जंगी जहाज इस इलाके में गश्त करता पाया गया, जिसके बाद अब शी जिनपिंग की सेना ने अमेरिका को चेतावनी दी कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी जंगी जहाजों की मौजूदगी माहौल खराब कर सकती है और अगर अगली बार ऐसा हुआ तो चीन कड़ी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। जिनपिंग ने ट्रंप को दी जंग की धमकी। दक्षिण चीन सागर में युद्ध का शंखनाद। चीन की चाल से समंदर में लग गई आग। दक्षिण चीन सागर, वो इलाका जहां चीन दादागिरी पर आमादा है, वो इलाका जहां चीन ने अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं, वो इलाका जहां चीन ने पहले द्वीप बनाए, फिर बड़े शातिराना अंदाज में हवाई पट्टी भी बना ली। दक्षिण चीन सागर के आसपास मौजूद दूसरे देशों ने चीन की मुखालफत की, आवाज उठाई, संयुक्त राष्ट्र तक बात पहुंची, लेकिन ताकत के नशे में चूर शी जिनपिंग ने किसी की एक न सुनी। पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने की नीयत से चीन आक्रामक रणनीति अपनाए रहा। नतीजा ये कि अब अमेरिका और चीन के बीच तलवार खिंच गई। अमेरिका ने चीन की मनमर्जियां रोकने के लिए रणनीति बनाई तो चीन बौखला उठा। दरअसल दक्षिण चीन सागर में पैरासेल द्वीप के पास अमेरिका ने अपना जंगी जहाज भेजा था। 10 मार्च को अमेरिका का मैक कैम्पबेल मिसाइल डिस्ट्रॉयर इस इलाके में मौजूद था, जिस पर चीन ने आपत्ति दर्ज की और अमेरिका को चेतावनी दी। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी जहाज की मौजूदगी को एक भड़काऊ कदम करार दिया है। यही नहीं, चीन की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर पर अपने अधिकार की बात दोहराई है। 1990 से लेके उन्होंने छोटे छोटे आइलैंड्स को डेवलप कर लिया है और वो आइलैंड्स जबकि दूसरे कंट्री के पास ज़्यादा रहते थे, तो अब ये जो दबाव चाइना बना रहा है उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए यूएस अब वहाँ पर आ रहा है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन ऑब्जेक्शन चाइना कर रहा है कि आप हमसे बिना परमिशन लेके कैसे आ रहे हैं, वेयरएज ऐसी कोई बात है नहीं, बिकॉज द शिप इज ऑपरेटिंग इन ग्लोबल कॉमन्स। दक्षिण चीन सागर में मौजूद पैरासेल द्वीप को चीन ने विवाद का अखाड़ा बना लिया है। इस पूरे इलाके में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मौजूदगी से माहौल बेहद खराब है। ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और ताइवान यहां चीन की दादागिरी से परेशान है। लिहाजा अमेरिका ने फैसला किया है कि वो अब इस इलाके में चीन की मनमानियों पर रोक लगाएगा। यही वजह है कि अमेरिका ने फिलीपींस के साथ दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत फिलीपींस ने अमेरिका को अपने 5 सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की छूट दी है। इनमें से कुछ सैन्य अड्डे दक्षिण चीन सागर के उस इलाके के बेहद करीब हैं जिसे चीन अपना मानता है।
जबकि अमेरिका फिलीपींस से हुए समझौते के तहत अपनी नौसेना की एक टुकड़ी वहां तैनात कर भी चुका है। यही वजह है कि चीन और अमेरिका के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद गहरा गया है। ये जीशा आइलैंड जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वही है, ये पैरासिल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिनका नाम वो जीशा बोलते हैं। हर चीज़ को वो चेंज करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं ना कि वो जो वहाँ पर गए, पहले छोटे छोटे से उन्होंने वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई, रनवे बनाए, रडार बना दिए, असला रख दिया। सो ये क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है? वो एक मसला है जो कि बहुत प्लान्ड मैनर से चाइना ने डेवलप किया है। चीन और अमेरिका एक दूसरे से दुश्मनी निभाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लिहाजा चीन ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज मैक कैम्पबेल की मौजूदगी पर ऐतराज जताते हुए चेतावनी दी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सीनियर कर्नल ली ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीशा द्वीप और उसके आसपास के इलाकों पर चीन का अधिकार है और वो इसकी संप्रभुता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन की सेना हाई अलर्ट पर है। देश की सुरक्षा बनाए रखने और दक्षिण चीन सागर में शांति बनाए रखने के लिए चीन हर मुमकिन कदम उठाएगा। कि वो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। सो नाउ देयर इज अनदर सुपर पावर। अभी आप देखिए जैसे एक नया एक कंस्ट्रक्ट बन रहा है, क्वाड। वो इसलिए बन रहा है, ऊपर से जापान, नीचे से ऑस्ट्रेलिया, इधर से फ्रॉम द फार ईस्ट यूएस एंड यहाँ से इंडिया। सो वी आर जस्ट लुकिंग एट व्हाट, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। मतलब ये कि शी जिनपिंग दक्षिण चीन सागर पर कब्जे की रणनीति से पीछे नहीं हटने वाले। चीन इस मामले में अमेरिका की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करने वाले। लेकिन अमेरिका को भी पता है कि अगर चीन इस पूरे इलाके पर काबिज हो गया तो उसके लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। चीन उस रूट पर अपना अधिकार जमा लेगा जिससे होकर अमेरिका दूसरे देशों के संपर्क में रहता है और व्यापार करता है। यही वजह है कि अमेरिका भी चीन से दो हाथ करने को तैयार है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि नीले पानी में शुरू हुई हितों की ये लड़ाई जंग की शक्ल अख्तियार कर ले। चीन की अमेरिका को चुनौती दक्षिण चीन सागर में जारी गतिरोध को और बढ़ा सकती है। वहीं अमेरिका के अलावा फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश भी चीन के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। फिलीपींस की सरकार ने तो संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी तक लिख दी जिसमें उसने चीन की दादागिरी को रोकने की दरख्वास्त की है। इसके अलावा फिलीपींस ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर एक गठजोड़ बनाने की तैयारी भी कर ली है। जापान, अमेरिका और भारत जैसे देशों की मदद से फिलीपींस चीन पर लगाम लगाना चाहता है। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी के खिलाफ फिलीपींस ने कमर कस ली है। फिलीपींस चीन से सीधे टकराने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र का सहारा ले रहा है। अमेरिका का साथ हासिल करने के बाद फिलीपींस ने सीक्रेट तरीके से संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उसने दक्षिण चीन सागर में चीन और मलेशिया की गतिविधियों की शिकायत की है। इस चिट्ठी में फिलीपींस ने चीन की जमीन की भूख का जिक्र किया है। फिलीपींस ने संयुक्त राष्ट्र को जो चिट्ठी लिखी है उसका मजमून ये है कि फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय कानून और UNCLOS के नियमों के विरुद्ध मानता है, जिसमें समुद्री सीमा का अधिकार संबंधित देश को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की ट्रिब्यूनल ने इस बाबत पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। दक्षिण चीन सागर पर चीन के अधिकार के दावों को पहले ही खारिज किया जा चुका है। यही नहीं, कलायान द्वीप समूह पर मलेशिया का दावा भी गलत है क्योंकि इस पर पूरी तरह फिलीपींस का अधिकार है। जाहिर है दक्षिण चीन सागर में हक की लड़ाई एक ऐसे तनाव में तब्दील होती जा रही है जिसका अंत बेहद खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि जानकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और युद्ध की आशंका से भी इनकार नहीं कर रहे। विवाद तो गहराया जा रहा है एंड दैट इज व्हाई अमेरिका इज देयर कि यू कांट सप्रेस अ वीकर नेशन जस्ट बिकॉज यू आर मोर पावरफुल, बट यू कांट डू दिस। यही प्रोटेस्ट नोट है कि आप हर जगह आके बोल रहे हैं आप यहाँ से बैठ जाइए, आप यहाँ से भी हट जाइए। ठीक है, आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप इतना स्ट्रांग नेशन नहीं है। सो दैट इज व्हाई टू काउंटर द कोर्सिव नेचर ऑफ चाइना, द US has come.
जानकारों की माने तो फिलीपींस अकेले दम पर चीन को चुनौती नहीं दे सकता। वो चाह कर भी दक्षिण चीन सागर में चीन को पछाड़ नहीं सकता। लिहाजा फिलीपींस ने इंडोनेशिया से भी हाथ मिला लिया है। दोनों एक साथ मिलकर समंदर में न सिर्फ संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं, बल्कि चीन को रोकने के लिए बाकी देशों का समूह बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसमें जापान का नाम भी शामिल है, क्योंकि जापान भी लगातार दक्षिण चीन सागर में चीन की साजिशों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि ये तनाव बढ़ता जाए और जापान के शामिल होते ही अमेरिका के साथ साथ भारत भी खुलकर दक्षिण चीन सागर की लड़ाई में शिरकत करने लगे। वैसे आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर के विवाद पर भारत और अमेरिका आवाज उठाते रहे हैं। भारत की नौसेना ने तो एक बार दक्षिण चीन सागर में जापान, फिलीपींस और अमेरिका की नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास भी किया था। भारत के भी दोस्त हैं वहां पर। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि एवरीथिंग शुड बी पीसफुल। हम ये नहीं चाहते कि आप इधर से ना आए, आप इधर से ना आए, ये ना करें, वो ना करें। तो हमें भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सारा ट्रेड यहाँ से निकलता है। दे कम एंड चेंज, कार्गो चेंज होता है। नीचे हमारे पोर्ट्स हैं, डेवलप हुए हैं, हमने बनाए हैं, वहाँ पर शिप्स चेंज होते हैं। दरअसल चीन की वजह से दक्षिण चीन सागर में विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब चीन की जमीन की भूख कुछ ज्यादा ही तेज हो गई और उसने इस इलाके पर कब्जा करने की नीयत से यहाँ बनाई गई हवाई पट्टी को कृत्रिम द्वीप के रूप में तैयार कर लिया। यही नहीं, उसने यहाँ पर अपना सैन्य अड्डा भी बना लिया। चीन ने धीरे धीरे कई छोटे द्वीपों पर सैन्य अड्डे बना लिए। इतना तो साफ है कि अमेरिका और भारत के सामने आने के बाद चीन के लिए दक्षिण चीन सागर के पूरे इलाके पर कब्जा कर पाना इतना आसान नहीं होने वाला। अगर वो ये सोच रहा है कि कमजोर देशों पर धौंस जमाकर अपनी विस्तारवादी रणनीति को अमली जामा पहना पाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि चीन की इस चाल से इस पूरे इलाके की शांत फिजाओं में बम, गोली और बारूद की गंध फैल जाए, नीले समंदर में आग लग जाए। भारत के लिहाज से देखें तो दक्षिण चीन सागर एक ऐसा इलाका है जिस पर चीन जैसे देश का काबिज होना अच्छा बिल्कुल नहीं। दक्षिण चीन सागर में न सिर्फ खनिज संपदा मौजूद है, बल्कि समुद्री रूट से भारत का व्यापार हित भी जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में शी जिनपिंग के खतरनाक इरादों को नाकाम करने की रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भारत से करीब 3800 किलोमीटर दूर दक्षिण चीन सागर, एक ऐसा इलाका जहां चीन की बदनीयती ने जंग जैसे हालात पैदा कर दिए। एक ऐसा समुद्री क्षेत्र जहां चीन के खिलाफ दुनिया के कई देश आवाज उठा रहे हैं। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला समंदर का यह हिस्सा सुलग रहा है। इस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई अपना दावा करते रहे हैं। कुदरती खजाने से भरे इस समुद्री इलाके पर काबिज होने के लिए हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। तो भारत के लिए भी दक्षिण चीन सागर बेहद अहम है। यही वजह है कि भारत वियतनाम को सैन्य समर्थन की पेशकश कर चुका है। भारत वियतनाम के साथ 2 बड़ी परियोजनाओं पर काम भी कर रहा है। यही नहीं, भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ सैन्य साजो सामान भी दे रहा है। उधर फिलीपींस भी भारत से सैन्य साजो सामान और क्रूज मिसाइल खरीदना चाहता है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साझा बयान जारी कर चीन को चेतावनी दी थी। इस साझा बयान में दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखने की बात कही गई थी। कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी देशों के अधिकारों और हितों का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि 2014 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत के पहले दौरे पर भारत ने पहली बार दक्षिण चीन सागर विवाद का जिक्र एक द्विपक्षीय दस्तावेज में किया था। 2015 में जब ओबामा दोबारा भारत आए तो फिर से इस बात पर जोर दिया गया। हालांकि
2017 में दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर विवाद का जिक्र नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने दक्षिण चीन सागर से व्यापार, नेविगेशन और एयर स्पेस की आजादी जैसे मुद्दे उठाए। पूरा एनर्जी कहाँ से फ्लो करता है? फ्रॉम मिडिल ईस्ट पूरा हम थ्रू इंडियन ओशन आता है, उसके बाद मलाक्का स्ट्रेट, लॉम्बॉक स्ट्रेट, यहाँ से निकल के फिर जो फार ईस्ट, जापान, ताइवान, ऑल दीज कंट्रीज, वियतनाम, ये सारा साउथ चाइना सी से ही निकलता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो इतनी ज़्यादा है कि एवरीबडी इज डिपेंडेंट, पूरा ट्रेड उस पर चल रहा है, पूरी इकोनॉमिक्स चल रही है उस पर। दरअसल दक्षिण चीन सागर कारोबार का एक अहम रूट है, लिहाजा चीन की इस इलाके में बढ़ती दादागिरी की वजह से भारत पर भी रणनीतिक असर पड़ेगा। शी जिनपिंग दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा कायम कर सीधे तौर पर भारत और अमेरिका को चुनौती देना चाहते हैं। यही नहीं, यहाँ के तेल और गैस भंडार पर कब्जे की कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे भारत के हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट और खनिज संसाधनों की खोज की कोशिशों को धक्का लग सकता है। आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में 1100 करोड़ बैरल कच्चा तेल होने का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ 90 लाख करोड़ फीट प्राकृतिक गैस भी होने की उम्मीद है। दुनिया की 10% मछली यहाँ मिलती है और इस रास्ते से दुनिया का 30% समुद्री व्यापार होता है। चाइना की जो बढ़ती हुई जो गतिविधि है उसको रोकने के लिए भारत अमेरिका के साथ मिलकर के और साथ ही साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के एक क्वाड का निर्माण कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल एक तरह का पार्टनरशिप भारत क्रिएट कर रहा है और जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं और आने वाले समय में इसमें अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। फ्रांस ने भी इसमें अपनी इंटरेस्ट दिखाया है। भारत और अमेरिका दोस्ती की नई इबारत लिख रहे हैं, क्योंकि भारत अमेरिका की जरूरतें एक जैसी हैं। लिहाजा अमेरिका और भारत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए और दक्षिण चीन सागर में भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन चीन अपनी मनमानियां जारी रखे हुए है। दक्षिण चीन सागर के पेंगाबिन द्वीप पर भी चीन ने अपना सैन्य ठिकाना बना लिया है, जबकि ये द्वीप फिलीपींस का है। इसे संयुक्त राष्ट्र समर्थित अदालत ने भी फिलीपींस का हिस्सा माना है। यही नहीं, इससे आगे बढ़ते हुए चीन म्यांमार के करीब कोको द्वीप पर भी कब्जे की कोशिश कर रहा है, जो अंडमान निकोबार द्वीप के बेहद करीब है। लिहाजा चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है।